एवरीवन, तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 11 को शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर की वायु के बारे में। तो अध्याय 6 में हमने ये सीखा कि सभी जीव अध्याय 6 में हमने ये सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती है, ठीक है? या फिर एक मिनट। यहाँ देखिए, आप इसे तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती है या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटकते कपड़े जो है वो धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे चालू होने पर खुली पुस्तकों के पृष्ठ जो है वो आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत के बुरादे को निष्पावन के द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो ये पेड़ों को भी उखाड़ देती है और छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उखाड़ कर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले? ये रही भैया फिरकी, ठीक है? विभिन्न प्रकार की फिरकियाँ। तो इस प्रकार का जो ये चित्र दिख रहा है, ऐसा आप बचपन में खेल खेला होगा ऐसे फिरकी से, ठीक है? आइए क्रियाकलाप 1 देखते हैं। आइए चित्र 11.2 में दिखाए दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए। आगे पीछे एक साधारण सी फिरकी है, इसे थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? उस दिन ये उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही है, ठीक है? यह है वात सूचक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नीचे। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी को बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप 2, कांच की एक खुली खाली बोतल लीजिए। आपको करना क्या है? कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लेनी है। क्या ये वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? एक खाली बोतल, ये है ना? अब बोतल के खुले मुख जो खुला, आपने एक बोतल ले ली खाली, अब उसे उल्टा कर दिया। क्या इसके अंदर कुछ है? अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है, ये पता करने के लिए अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 11.4 के अनुसार डुबोएं। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल के में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या है? हवा है, हवा, वायु, ठीक है? हाँ, आप सही हैं। ये वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं हो सकती, ठीक है? वास्तव में इसे उलटने पर भी ये पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, ठीक है? क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। अब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु जो है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया आपको? आगे देखिए, ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, ठीक है? ये बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है और ये हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन है। इसे आर पार, ये पारदर्शी है भैया, इसके अपन आर पार देख सकते हैं, ठीक है? हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई होती है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। यहाँ देखिए, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? जैसे जैसे हम वायुमंडल में
पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वहाँ वायु विरल होती जाती है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। ठीक है, वायु किससे बनी है? अब देखिए, 18वीं शताब्दी के लोग सोचते थे कि वायु केवल एक पदार्थ है। प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, ये मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाएं कि वायु होती क्या है। पहला देखेंगे हम जल वाष्प। जल वाष्प क्या है भाई? जल वाष्प, जल वाष्प हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान है। बिल्कुल, वायु में जल वाष्प होती है। हमने ये भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है। ठीक है, ये जो वायु है वो जल की बूंदों के रूप में ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का होना, उपस्थित होना अनिवार्य है। यहाँ देखिए कांच का गिलास है, जैसे वायु में ऑक्सीजन है। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे आपको कांच का ग्लास ले लेना है, मोमबत्ती को जलाना है और इस दो मोमबत्ती जलानी है, इसको यहाँ पर जले और दूसरी के ऊपर ऐसे कांच के ग्लास रख दोगे ना, तो आप देखोगे कि जो कांच के गिलास ढकते ही वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? कि भाई उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी और दूसरी मोमबत्ती जलती रहेगी। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 3, ऑक्सीजन के बारे में कुछ देखेंगे हम। ठीक है, अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां आपको मेज पर लगाएं और उन्हें जला दें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा करके रख दे। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती है या बुझ जाती है? तो आप क्या देखेंगे पता है, मोमबत्ती गिलास से ढकी थी, वे कुछ देर बाद बुझ जाती है जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका कारण क्या है? विचार कीजिए। तो भाई मैंने बताया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो बुझ जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास में ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती को जलाने के लिए सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। उस गिलास को आप बिल्कुल तो मतलब पूरी तरह से तो आप गिलास को खाली नहीं कर सकते। जैसे आप उसे मोमबत्ती के ऊपर रखोगे उसमें थोड़ी तो वायु होगी और जब वो जलेगा, मोमबत्ती जलेगी, वो वायु खत्म हो जाएगी और आपकी मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मोमबत्ती के जलने में सहायक है वे सीमित है और मोमबत्ती जलने के कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का ये घटक जो जलने में सहायक होता है वे क्या है? ऑक्सीजन। इसके आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में कि भाई नाइट्रोजन के बारे में मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने ये देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? मोमबत्ती बुझ गई, उसके बाद भी आपने क्या देखा कि वायु का जो एक बड़ा भाग है वो अब भी गिलास में शेष रह जाता है। तो भाई अब गिलास में क्या बचा है? ये सूचित करता है कि वायु में कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती को जलने में उपयोग नहीं हुआ वो क्या था? नाइट्रोजन। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। अब देखिए, आप जब सर्दियां होती है तो आपने देखा होगा कि आप बंद कमरे में कोयला जलाते हैं तो उससे उत्पन्न जब आप खुले में मतलब कोयला जलाओगे वो पूरी तरह से जल जाएगा। गैस कौन सी निकलेगी? CO2। वही हम बात करेंगे CO2 के बारे में। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा है, शायद आपने घुटन महसूस की होगी। घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण, जो कि लगातार एक वस्तु के जलने के कारण बनती है, हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव CO2 होता है। ठीक है, ये सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण। वहीं हम देखेंगे धूल और धुएं के बारे में। तो आपने ईंधन पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होते हुए देखा होगा। ठीक है, और धुएं में कुछ गैसें और धुआं जो होता है ना उसमें कुछ गैस और सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है।
और लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित होते हैं। क्रियाकलाप 4 देखिए। अपने विद्यालय आपको करना क्या है, अपने क्रियाकलाप 4 में देखिए, अपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर से दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। ठीक है, अंदर आती हुई सूर्य की किरण को सावधानी पूर्वक देखिए। भाई ऐसे 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 आएगा प्रकाश। आपने कभी देखा भी होगा कि वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन। जब आप देखेंगे, आप बिल्कुल अंधेरा कर देंगे, कमरे में सबको ढक देंगे, बस एक छोटा सा छेद छोड़ेंगे जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके। तो आप पता है जो प्रकाश आएगा उसमें आप धूल के कण देखेंगे। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं कि भाई वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। क्या आप ये देखते हैं कि सूर्य की किरणों में छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे होते हैं। ये कण क्या है, तो वह ये कण क्या है, धूल के कण है। और क्या है, अब देखिए, अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ों की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य की प्रकाश किरण पुंज को भी देखा होगा। जैसे मान लो एक घना सा वृक्ष है, आप उसके नीचे खड़े हैं, तो आप देखोगे क्या कि उस जहाँ पर पत्ती है उसमें मतलब बीच बीच में डालियों के बीच वैसे तो ज्यादातर शाखाएं आ जाती है, पत्तियां आ जाती है, पर जहाँ पर थोड़े स्पेस होता है वहीं से सूर्य का प्रकाश नीचे आ जाता है। ठीक है, तो किरण पुंज को देखा होगा जिसमें धूल के कण क्या करते हैं, नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। ये दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित है और वायु में धूल के कण समय के साथ साथ स्थान बदलते रहते हैं। अब देखिए, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं, बिल्कुल। धूल के कण को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल अथवा श्लेष्मा उपस्थित होता है। तो क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस जाएंगे, धूल के कण अंदर घुस जाएंगे, और क्या होगा। बूझो बूझो बोलता है, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि चित्र 11.8 में पुलिस कर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है? तो भाई ये इसके बारे में पूछ रहा है आपसे बूझो कि ये यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इसमें पुलिस वाले ने मुंह पर ऐसे मास्क क्यों लगाया हुआ है। तो भीड़ भरे चौराहे में एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण का चित्र है, तो उसने वो मुखौटा लगाया क्यों होगा? हानिकारक धूल के कण अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि जो है हानिकारक वो धूल के कण है वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, इसके कारण उसने मुखौटा लगाया होगा। अब देखिए आगे, इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प, धूल के कण, कुछ गैसें में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जल वाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में CO2 तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पर देखो, पहेली जानना चाहती है कि अगर मैं पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वे धुंधली क्यों हो जाती है। बूझो जानना चाहता है कि आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु पर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है। तो भाई इन दोनों के आंसर हम आगे चैप्टर में रीड करेंगे। आइए देखिए, वैसे मैं बता दूं आपको कि अगर पारदर्शी जो शीशा होता है उसकी खिड़कियों को नियमित साफ न किया जाए तो वो धुंधली हो जाती है, क्योंकि वायु में क्या होती है, मिट्टी और वो धूल के कण और वो उस पर डस्ट पार्टिकल छा जाएंगे, तो वो वहाँ पर कि क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, मतलब वो धुंधली हो जाएगी, है ना। और बूझो पूछ रहा है कि जब जलती हुई वस्तु पर कंबल लपेट देते हैं, मतलब आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु पर कंबल लपेट दिया जाता है तो उससे ऑक्सीजन का जो संपर्क होता है वो टूट जाता है और आग बुझ जाती है। यही होता है। मैंने आपको बताया कि जो हमारी वायु होती है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, खासकर नाइट्रोजन बहुत अधिक होती है, ऑक्सीजन होती है फिर उससे ज़्यादा उससे कम, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में और जलवाष्प और दूसरी गैसें होती है। ठीक है, और सबसे अधिक होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
जिसमें भी नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। जो वायु है ना, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सिर्फ ये 2 गैस मिलकर ही वायु का 99% भाग बनाती है। केवल और केवल 1% में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है और कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 11.3 में, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जो जीव होते हैं, पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। भाई हमारा तो सही है कि ऊपर वायु है तो हम वायु में ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेकिन जो पानी में रहते हैं और जो मिट्टी में, ऐसे मिट्टी में घुसे हुए जो जीव होते हैं, मिट्टी में रहते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 5। ठीक है, एक धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लो, इसको धीरे धीरे गर्म करो। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। आपको करना क्या है, एक धातु या कांच का बर्तन, उसमें पानी लेना है, गर्म करना है। पानी को उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखना है। जल में वायु विद्यमान होती है। ठीक है, जल में भी वायु विद्यमान होती है। हाँ बिल्कुल, जो हमारा पानी है उसमें भी एयर है। आपने देखा है कभी जब जैसे आरओ देखा होगा, आजकल जो लगे होते हैं उनमें आपने देखा होगा, जैसे आप बटन, मतलब जब आप पानी भरने के लिए बटन को ऑन करते हो, वैसे ही वहाँ ऊपर बबल्स से दिखते हैं, ऐसे बुलबुले से दिखाई देते हैं पानी के। वो बुलबुले क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, पहली जानना चाहती है कि ये छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायु रोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म कर के इस क्रियाकलाप को करते हैं। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो ऐसा कीजिए और देखिए। तो भाई हम आइए इस प्रश्न, ये जो पूछ रही है उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ पर क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं, जैसे आप उसकी सतह को देखते हो ना सावधानी पूर्वक जल उबलने से पहले, तो आपको छोटे 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 बबल्स दिखेंगे, है ना। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जो घुली हुई वायु होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। इस अध्याय को हमने अध्याय 5 और 6 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? ये सभी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं। आगे क्रियाकलाप 6 देखिए। एक बीकर या कांच के गिलास में, एक बीकर ले लेना या फिर कांच का गिलास ले लो, उसमें सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए। ठीक है, हम देखेंगे कि भाई मिट्टी में रहने वाले जीव कैसे सांस लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है। तो एक कांच के गिलास में एक सूखी मिट्टी का ढेला ले लो, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी वायु है भाई। ठीक है, फिर देखिए मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो अंदर के बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद एवं छिद्र बना लेते हैं। जो मिट्टी में रहने वाले जीव होते हैं वो मिट्टी में बहुत सी मांद और छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों और मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े बरसात के दिनों में बाहर आ जाते हैं, तो क्यों? हम सोचते थे कि उन्हें गर्मी लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जब वो मिट्टियों में रहते थे तो वो क्या करते थे, मिट्टी को भुरभुरी बना लेते थे, मतलब छिद्र युक्त। तो छिद्र से वायु प्रवेश कर जाती थी और वो सांस ले लेते थे। ठीक है,
वायु अंदर जाती थी, अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती थी छिद्रों के माध्यम से। लेकिन जब बरसात होती है तो छिद्र और मान जो बनाते हैं उनमें पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने में जमीन के ऊपर आना पड़ता है। यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन से बाहर आते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? तो भाई हम देखते हैं कि ये बैलेंस कैसे बना हुआ है O2 और CO2 का। ये देखते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। जब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं तो वाटर CO2 का यूज़ करते हैं। प्लांट क्लोरोफिल, जल और CO2 और सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल, इन सब का यूज़ करते हैं, और पानी। ठीक है, इन सब का यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं भोजन के? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पौधे यूज़ नहीं करते। ये मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे कुछ प्रयोग किया और करना क्या चाह रहे थे और हो क्या गया, वैसे ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन वर्ज्य पदार्थ के रूप में निकलता है, लेकिन भाई वो हमारे काम आता है, तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का हाँ, यदि हम बात करें पौधों की, तो पौधे जब सांस लेते हैं तो भाई वो भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो अपना भोजन बनाते हैं तब वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, CO2 का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये वास्तविकता है कि पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे और जंतु के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु कुछ अन्य उपयोग भी हैं? तो बिल्कुल। क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? तो ये भी वायु से ही चलती है। पवन चक्की को वायु जो होती है, पवन चक्की, ये डायग्राम देख लीजिए भाई, यहाँ पर जो वायु होती है वो पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, आटा चक्की को चलाने के लिए। पवन चक्की जो है विद्युत भी उत्पन्न कर सकती है भाई। ठीक है, वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। वायु नाव को चलाने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़, कीड़े जो होते हैं वायु की उपस्थिति के कारण उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में भी सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड 6th क्लास की NCERT पूरी कंप्लीट हुई। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्लास 7th की NCERT को शुरू करेंगे। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर को रीड कीजिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जहाँ समझना है वह कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।